केवल टू द पॉइंट वही बातें बताने का प्रयास करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों गेम थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो न्यूमैन एंड मॉर्गस्टीन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था, जहाँ पर एक गेम के अंदर कुछ प्लेयर्स होते हैं एंड वो बेसिकली डिसीजन लेते हैं, और हर एक बंदे का जो डिसीजन होता है या फिर उनका जो स्ट्रैटेजी होती है उसका प्रभाव दूसरे बंदे के ऊपर भी पड़ता है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और हर एक प्लेयर कितनी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करेगा वो भी फाइनाइट होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो पे ऑफ होते हैं, पे ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों कि पर्टिकुलर यहाँ पर ए प्लेयर ने पहली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया तो उसे किस किस प्रकार के आउटकम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर यह पहली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है तो उसे A11, A12, A3 ये 3 आउटकम्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर वो सेकंड स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करता है तो इस प्रकार के आउटकम मिलेंगे। थर्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है तो ये आउटकम उसको मिल सकते हैं, और इन सभी आउटकम को जोड़ देते हैं तो उसको आप बोलते हैं मेरे भाई पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जहाँ पर सभी पे ऑफ हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद दो कंसेप्ट आते हैं दोस्तों, प्योर स्ट्रैटेजी एंड मिक्स स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी का मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर प्लेयर या उस फर्म को 100% ये श्योरिटी है कि वो क्या एक्शंस लेने वाला है। इन तीनों में से उसकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या है, वो इस पहली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगा और बाकी दो को छोड़ देगा। तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं दोस्तों प्योर स्ट्रैटेजी, जहाँ पर उस स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। ओके, उसके बाद में मिक्स जो स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पर दोस्तों जो डिसीजन है वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर लिया जाता है। यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर उसको 3 ये स्ट्रैटेजीज किसी प्लेयर को दी गई हैं, और यहाँ पर चांसेस हैं कि पहली स्ट्रैटेजी से फ़ायदा होने के जो चांसेस है वो 50% है, बाकी यहाँ पर चांसेस हैं 20% और यहाँ पर है 30%। तो वो बंदा प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पहली स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने का प्रयास करेगा। तो मिक्स स्ट्रैटेजी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है और प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज़ होता है, और प्योर स्ट्रैटेजी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट प्योर स्ट्रैटेजीज के अंदर नहीं आता है, ऐसा पेपर में क्वेश्चंस आता है। और 2025 जो जून एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ पर मिक्स स्ट्रैटेजी और प्योर स्ट्रैटेजी का दोस्तों मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आया था, और वहीं पर यही चीज़ देखने वाली थी। उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा डोमिनेट स्ट्रैटेजी और एक होता है हमारा नेस इक्विलिब्रियम। या नेस इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, नेस इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि एक जो प्लेयर है वो अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है, यह देखते हुए कि दूसरा बंदा क्या स्ट्रैटेजी ले रहा है। तो उसको बोलते हैं नेस इक्विलिब्रियम, कि एक बंदा अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगा यह देखते हुए कि दूसरा बंदा क्या ले रहा है। और डोमिनेट स्ट्रैटेजी इज द पार्ट ऑफ नेस इक्विलिब्रियम, यह नेस इक्विलिब्रियम का ही पार्ट होता है, जहां पर इन ए गेम इफ 1 or more स्ट्रैटेजी ऑफ ए प्लेयर आर इन्फीरियर टू एटलीस्ट 1 ऑफ रिमेनिंग स्ट्रैटेजी, की यहाँ पर कोई एक स्ट्रैटेजी या एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इसकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से इन्फीरियर है। सो इस सिचुएशन को आप बोलते हैं दोस्तों डोमिनेट स्ट्रैटेजी। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों 2 फर्म हैं, ए फर्म है और बी फर्म है। यहाँ पर रेड जो आउटकम्स हैं वो ए फर्म की हैं, और जो ब्लू आउटकम्स हैं दोस्तों वो बी फर्म की हैं। और यहाँ पर टिक का निशान दिखाता है कि ए फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, और क्रॉस का दिखाता है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। इसी प्रकार से यहाँ पर बी के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है और बी फर्म यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, तो उसकी आउटकम्स क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम यह देखते हैं कि ए फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगी या नहीं करेगी, तो वो क्या फ़ैसला लेगी। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो बी फर्म है उसको कांस्टेंट करते हैं, तब देखते हैं कि ए फर्म क्या करती है। तो ए फर्म दोस्तों अगर बी फर्म को आप यहाँ पर कांस्टेंट करते हैं, इट मीन्स बी फर्म एडवर्टाइजमेंट करने वाली है, तो ए फर्म क्या करेगी,
तो ए फर्म 5 और 0 में से किसको चुनेगी दोस्तों? 5 को चुनेगी, बिकॉज उसको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ए फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगी। लेकिन अगर बी फर्म एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो यहाँ पर ए फर्म क्या करेगी? 10 और 3 में से किसको चुनेगी दोस्तों? वो 10 को लेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों सिचुएशन में वो 10 और 5 को लेती है। इट मीन्स ए फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगी ही करेगी। इट मीन्स ए फर्म के पास कैसी स्ट्रैटेजी है दोस्तों? ए फर्म के पास डोमिनेट स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ जो हमारी बी फर्म है, अब इसको भी चेक करते हैं। तो बी फर्म को जब हम चेक करेंगे मेरे भाई, तो बी फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए आप सबसे पहले ए को कांस्टेंट रखते हैं कि ए फर्म करने वाली है तो बी क्या करेगी? बी 10 और 4 में से किसको चुनेगी? वो 10 को चुनेगी। इट मीन्स जब अगर ए एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो बी भी करेगी। उसके बाद अगर ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, इस केस में दोस्तों ये 20 और 25 में से फर्म बी किसको चुनेगी? वो 25 को चुनेगी। इट मीन्स अगर ए नहीं करती है तो बी भी नहीं करेगी। तो आप देखोगे दोस्तों, बी फर्म एक बार 10 का चुनाव करती है, इट मीन्स एक बार एडवर्टाइजमेंट करने का चुनाव करती है, एक बार एडवर्टाइजमेंट करने का चुनाव नहीं करती। इसका मीनिंग क्या होता है? कि इसका मीनिंग होता है कि बी फर्म के पास कोई भी डोमिनेट स्ट्रैटेजी नहीं है। और यहाँ पर ये जो केस है वो एक नेस इक्विलिब्रियम का केस है। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट। आई होप आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा कि एक फर्म किस प्रकार से एक रैशनल डिसीजन लेती है गेम थ्योरी के अंदर, या गेम थ्योरी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट आता है हमारा यहाँ पर प्रिजनर डायलेमा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कैदियों की दुविधा। उसी कैदियों की दुविधा से ही दोस्तों बेसिकली ये जो गेम थ्योरी का कंसेप्ट है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर दो कैदी हैं, कैदी नंबर 1 और कैदी नंबर 2। यहाँ पर बेसिकली दोनों कैदियों को दो सिचुएशन दी गई हैं कि या तो वो अपना जो भी उन्होंने जुल्म किया है उसको स्वीकार कर ले, कन्फेस कर ले, या फिर वो रिमेन साइलेंट रहे। तो अगर दोनों ही बेसिकली उस जुल्म को स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है। और अगर पहला स्वीकार कर लेता है और दूसरा साइलेंट रहता है तो इट मीन्स सरकार को पता चल चुका है कि दोनों ने ही घपला किया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? जो यह स्वीकार कर लेता है कि उसने जुल्म किया है तो उसको वो तो छूट जाता है, और जो साइलेंट रहता है उसको सज़ा मिलती है। तो इस केस के अंदर ए और बी के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अब वो क्या करें, बिकॉज दोनों को एक अलग अलग रूम में बैठाकर ये बात पूछी जाती है कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया। तो अगर दोनों सच्चा बोलते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है, और अगर एक झूठ बोलता है और दूसरा सच बोलता है तो सच बोलने वाला बच जाएगा और झूठ बोलने वाला फंस जाएगा। और अगर दोस्तों दोनों ही झूठ बोलते हैं, रिमेन साइलेंट रहते हैं, तो रिमेन साइलेंट रहने पर दोनों को 1-1 साल की सज़ा होगी। इट मीन्स ये वाली पोजीशन सब दोनों के लिए बेस्ट है, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया जाता है। तो ऐसे में ये एक दूसरे के ऊपर अगर उनको विश्वास नहीं है, वो आपस में कोल्यूजन नहीं कर सकते हैं, वो आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो इस केस के अंदर दोनों ही कन्फेस कर देते हैं और दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी, दिस इज़ कॉल्ड कैदियों की दुविधा। और यही कैदियों की जो दुविधा है दोस्तों, वो मार्केट के अंदर फर्म पर भी लागू होती है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फेनोमिना। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी का नाम आता है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होती है मेरे भाई? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होती है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इज ए कोर्स ऑफ प्लान विच पुट द प्लेयर इनटू द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशंस। भी सबसे बेस्ट सिचुएशन के अंदर उस प्लेयर को लाकर खड़ा कर देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर द स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय अदर, कि अदर के द्वारा कोई भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए बेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर प्लेयर ए के लिए फेवरेबल स्ट्रैटेजी या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी दोस्तों? एडवर्टाइजमेंट करना। लेकिन बी के लिए यह तय नहीं हो सकता है अभी। उसके बाद दोस्तों 2 पर्सन गेम या n पर्सन गेम क्या होते हैं? 2 पर्सन गेम जहाँ पर 2 प्लेयर होते हैं, n पर्सन गेम की जहाँ पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 0 गेम का मीनिंग होता है दोस्तों कि अगर एक गेम के अंदर 2 प्लेयर हैं और एक प्लेयर का अगर फ़ायदा होता है तो दूसरे प्लेयर को उसका टोटल नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 2 ही सिम बेचने वाली कंपनी है, एक है दोस्तों एयरटेल और एक है जियो, और मार्केट के अंदर केवल 100 ही ग्राहक हैं। तो अगर जियो ने 50 ग्राहक से 70 ग्राहक कर लिए,
इट मीन्स इसने एयरटेल के 20 ग्राहक ले लिए, तो इसका प्रॉफिट, जियो का प्रॉफिट एयरटेल का नुकसान हो जाएगा। दैट इज ए वेरी सिंपल गेम। सो दैट इज कॉल्ड जीरो सम गेम, जहां पर एक का लाभ दूसरे के लिए हानि हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। और इस गेम को दोस्तों रेक्टेंगुलर गेम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसको आप देख सकते हो। ईच फर्म हैज़ वन गोल, दोनों का एक गोल होता है, टू मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ईच फर्म नो द स्ट्रेटेजी दैट आर अवेलेबल टू इट एंड इट्स राइवल, कि सबको पता होता है कि राइवल के पास क्या स्ट्रेटेजी है और मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, कौन किसको क्या कुछ फॉलो करने वाला है। ईच फर्म नो विद सर्टेन पे ऑफ फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, दोनों को पता होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों एक्शन टेकन बाय फर्म डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ मार्केट, कि वो साइज ऑफ मार्केट को अफेक्ट नहीं करते हैं अगर किसी फर्म के द्वारा कोई भी एक्शंस लिया जाता है। एंड भी मार्केट का जो डिमांड है या सप्लाई है वो उतना का उतना बना रहेगा, इट मीन्स। एंड यहाँ पर बेसिकली कोई कोलूजन नहीं होता है, जैसे मैंने कैदियों की दुविधा के अंदर आपको बताया था। एम ऑफ टू फर्म आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, एम अलग अलग होते हैं। एयरटेल का एम है मार्केट शेयर, अपनी मार्केट शेयर को बड़ा करना, जियो का शेयर है अपनी मार्केट शेयर को बड़ा करना। एंड ईच फर्म चूज इट्स स्ट्रैटेजी एक्सेप्टिंग दैट राइवल विल चूज द बेस्ट पॉसिबल काउंटर स्ट्रैटेजी ओपन ऑफ हिम, उसे पता है कि अगर मैंने कि जो मेरी राइवल फर्म है मेरे वो ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगी जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कांस्टेंट सम गेम। क्या होता है भाई? कांस्टेंट सम गेम होता है सम ऑफ शेयर ऑफ टू प्लेयर एड अप टू सेम अमाउंट, कि वो सेम अमाउंट को लेके आ सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, मिनी मैक्स और मैक्सी मिनी, जहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा सैडल पॉइंट का भी एक कंसेप्ट आता है तो उसको मैं आज समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पर ए प्लेयर है और बी प्लेयर है। तो यहाँ पर ए प्लेयर के बेसिकली दे रखे हैं प्रॉफिट्स, कि यह अगर ए प्लेयर पहली स्ट्रैटेजी को अपनाता है, दूसरी तीसरी को, तो उसके क्या कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे कि ए ने पर्टिकुलर पहली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया तो उसे 10, 9 और 7 में से कोई भी वैल्यू मिल सकती है। डिपेंड करता है कि जो बी प्लेयर है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगा। ओके, तो ये बी प्लेयर के लिए क्या है, लॉसेस हैं, और ए के लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट जो आते हैं दोस्तों, हमारा मिनी मैक्स और मैक्स मिनी। तो मिनी मैक्स का मीनिंग होता है आउट ऑफ मैक्सिमम लॉस। जी बी प्लेयर के लिए क्या है दोस्तों, लॉस हैं ये सारे के सारे। तो इन सभी मैक्सिमम लॉस में से, जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है कि ए का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो बी के लिए मैक्सिमम लॉस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आउट ऑफ मैक्सिमम लॉस बी क्या चाहेगा कि इस मैक्सिमम लॉस में से उसको मिनिमम लॉस हो, तो दैट इज कॉल्ड मिनी मैक्स। यहाँ पर आप पहले मैक्स को चुनेंगे फिर मिनी को बढ़ेंगे। तो मैक्स, मिनी मैक्स का मीनिंग होगा आउट ऑफ मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम में से वो किसको चुनेगा, मिनिमम को चुनेगा। तो अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि जो बेसिकली बी प्लेयर है वो पहली, सेकंड और थर्ड में से किस स्ट्रेटजीज को लेना चाहेगा। तो आप अगर वो बेसिकली पहली स्ट्रेटजीज को लेता है तो आपको, आप देखोगे दोस्तों उसे 10, सॉरी हाँ, पहली स्ट्रेटजी में उसको 10, 8 और 9 मिलेंगे। तो इन में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रहे हैं, उसको 10 मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में सेकंड लेता है तो 9, 8 और 9, तो यहाँ पर हम 9 को मैंने लिख दिया है। उसके बाद में थर्ड स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करता है तो थर्ड में से मैक्सिमम क्या है दोस्तों, थर्ड में मैक्सिमम है बेसिकली 7। तो जो मैक्सिमम वाले हैं उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है 10, 9 और 7। तो ऐसे में अब जो प्लेयर बी है वो किसको चुनेगा, 10, 9 और 7 में से वो 7 को चुनेगा, बिकॉज यहाँ पर उसने मैक्सिमम में से क्या ले लिया दोस्तों, मिनिमम लॉस को लिया है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम लॉस को लेने का मीनिंग होता है मिनी मैक्स। और अब बात आती है प्लेयर ए की। प्लेयर ए यहाँ पर क्या करेगा, प्लेयर ए अपने लिए मैक्सिमम स्ट्रेटेजी को लेना चाहेगा। प्लेयर ए बेसिकली क्या करेगा, प्लेयर ए यहाँ पर करता है मैक्सी मिन।
मैक्सिमीन क्या होता है दोस्तों कि इट इज द मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, कि वो मिनिमम में से मैक्सिमम को लेना चाहेगा। तो अब यहां पर देखो कि प्लेयर ए अगर पहली स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता है दोस्तों, तो 10, 9 और 7 में से वो किसको देखेगा, वो 7 को लेगा, बिकॉज वो ऐसा सोचता है कि अगर मैंने पहली स्ट्रेटेजी को लिया तो जो प्लेयर बी है वो इन तीनों में से किसको लेगा, वो इन तीनों में से लेगा उस स्ट्रेटेजी को जिससे बी को कम से कम नुकसान हो और ए को कम से कम फायदा हो, तो वो तीसरी को चुनेगा। अगर प्लेयर ए सेकंड को चुनता है तो इस केस के अंदर प्लेयर बी किसको चुनेगा, वो 8 और 6 में से किसको लेगा दोस्तों, वो 3 को लेगा। और प्लेयर अगर थर्ड को लेता है तो इसमें भी वो किसको लेगा, इसी को लेगा, बिकॉज यहां पर बी को नुकसान कम हो रहा है और ए को फायदा भी कम हो रहा है। ओके, तो ऐसे में दोस्तों जो ए प्लेयर है अगर वो पहली को लेता है तो पहली में किसको देखेगा, सबसे पहले वो कम से कम देखेगा, तो सबसे कम से कम है 7, और उसके बाद देखेगा तो फिर 6, तो इन 7, 6 और 6 में से वो किसको लेगा, वो लेगा दोस्तों 7 को। कि पहले उसने क्या ले लिया कि उसने देखा कि मुझे कम से कम प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, तो उसने सारे कम से कम वाले प्रॉफिट ले लिए। इस कम से कम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको 7 में, तो 7 का मीनिंग होगा उसका पहली स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करेगा। तो ए प्लेयर पहली को अडॉप्ट करेगा और बी प्लेयर थर्ड को करेगा। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी 7 आता है, यहाँ पर भी 7 आता है। इट मीन्स मिनी मैक्स और मैक्स मिनी दोनों सेम ही रिजल्ट लेके आते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सैडल पॉइंट इक्विलिब्रियम। सैडल पॉइंट क्या हो जाते हैं दोस्तों कि जब हमारे मैक्सी मिनी और मिनी मैक्स दोनों सेम रिजल्ट लेके आते हैं तो उसको आप बोलते हैं दोस्तों सैडल पॉइंट, उसको आप बोलते हैं सैडल पॉइंट। ओके, सैडल पॉइंट जब सेम वैल्यू को लेके आते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि दोनों के लिए एक ही प्योर स्ट्रेटेजी है, कोई सिंगल पर्सन अपनी चॉइस से रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता है यहाँ पर। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग था दोस्तों। एंड फेयर गेम्स का यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर मिनी मैक्स एंड मैक्सी मिनी आर इक्वल टू 0, जहाँ पर वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेयर गेम्स। एंड नेस इक्विलिब्रियम मैंने बता ही दिया दोस्तों कि ईच प्लेयर बिलीव दैट इट इज़ गोइंग बेस्ट इट कैन, कि हर एक प्लेयर अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है यह देखते हुए कि दूसरा बंदा किस स्ट्रेटजी को बेसिकली लेने वाला है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो नेस इक्विलिब्रियम को कर रहे हैं। और आपके जो ओलिगोपोली के मॉडल होते हैं वहाँ पर भी हमें नेस इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे और कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे कि कोऑपरेटिव गेम्स, जहाँ पर गेम इन विच पार्टिसिपेंट कैन नेगोशिएट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर जो बेसिकली प्लेयर हैं वो अपने कोई दोनों मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो एयरटेल कंपनी है वो परप्लेक्सिटी के साथ मिलकर प्लान लेके आ रही कि आप एयरटेल का रिचार्ज करवाते हो तो आपको परप्लेक्सिटी जो एआई मॉडल है वो आपको फ्री मिल जाएगा। इसी के साथ जियो वाले गूगल जेमिनी को फ्री दे रहे हैं। चैट जीपीटी ने अपना 1 साल का वर्जन अपने लिए फ्री कर दिया है। सो ये बेसिकली क्या है हमारे दोस्तों, कोऑपरेटिव गेम्स हैं जहाँ पर वो प्लान करते हैं, जॉइंट स्ट्रेटजीज को वो लेके आते हैं अपने लिए। एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम जहाँ पर नेगोशिएशन नहीं होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। तो ओलिगोपोली के जो नॉन कोलिजिव मॉडल है जहाँ पर हम नेस इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, सो दीज आर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। उसके बाद दोस्तों रिपीटेड गेम होते हैं जहाँ पर जो फर्म्स हैं वो लगातार प्राइज स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती रहती हैं, बार बार प्राइज वॉर खेलती हैं। एंड उसके बाद दोस्तों टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी का मीनिंग होता है कि 2 फर्म हैं, मान लो एयरटेल है एंड जियो है। तो अगर एयरटेल जियो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखते हैं तो पहली भी कोऑपरेशन रखेगी, दूसरी भी दूसरे के साथ कोऑपरेशन होगा। लेकिन अगर पहली एयरटेल अगर जियो के साथ रिटेलिएट करने लग जाती है तो वहाँ पर कोऑपरेटिव के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा और अनकोऑपरेटिव के साथ अनकोऑपरेटिव बिहेवियर होगा। तो वहाँ पर फिर वो एक दूसरे के साथ जालसाजी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी।
और उसके बाद दोस्तों एक आता है हमारा सिक्वेंशियल गेम्स, गेम इन विच प्लेयर मूव इन टर्न, कि हर बार अपनी अपनी जब टर्न आती है तो वो अपना बिहेवियर रन करते हैं, जैसे कोई प्राइस चेंज करता है या अपने लिए एडवर्टाइजमेंट करना या ना करना, वो सारे डिसीजंस यहाँ पर वो अपने लिए लेते हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग फॉर ईच अदर एक्शंस एंड रिएक्शंस। फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं, एक्शन दैट गिव्स ए प्लेयर एन एडवांटेज बाय कंस्ट्रक्टिंग हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट करने में वो उसको फ़ायदा देते हैं। सो ये कुछ दोस्तों ये हमारे गेम थ्योरी के कंसेप्ट थे। आई होप आपको गेम थ्योरी काफ़ी अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस आपको स्लाइड पर दिखा देता हूँ जिसके आंसर आपको खुद देने हैं भाई, मैं इनके कोई आंसर नहीं देने वाला। तो पहला है आपका ए सैडल पॉइंट एग्जिस्ट वैन, सैडल पॉइंट कहाँ पर होते हैं, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी इज मेनली एसोसिएटेड विद, ये जो स्ट्रैटेजी है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, वन शॉट गेम्स, कोऑपरेटिव गेम्स, रिपीटेड गेम्स या फिर जीरो सम गेम्स। तो टिट फॉर स्ट्रैटेजी किसके साथ एसोसिएटेड होती है वो आप देखोगे। ओके, और इसके आंसर बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनको आप मैं इनकी ये जो पीडीएफ होगी वो बेसिकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो अब दोस्तों हमने बेसिकली हमारी गेम थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो अब हम बेसिकली मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली। तो मैट्रिक्स, बिकॉज मैट्रिक्स को समझने के बाद ही हम जो इनपुट आउटपुट मॉडल है उसको समझ पाएंगे। तो मैट्रिक्स जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एक रेक्टेंगुलर एरी ऑफ नंबर्स होते हैं जहाँ पर रो एंड कॉलम होती हैं, रो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होती हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पर रो एंड कॉलम बराबर नहीं होती हैं, ये आप देख सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पर रो एंड कॉलम बराबर होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं दोस्तों, ये मिड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। एंड ये डायगोनल एलिमेंट दोस्तों यहाँ पर नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक स्केलर मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन वो 1 नहीं होते हैं। यहाँ पर 7 7 1 1 -2 ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट दोस्तों 1 नहीं होगा और वो सेम हो तो उसको आप बोलते हैं स्केलर। और अगर वो इक्वल टू 1 हो, सभी 1 1 हो, तो उसको आप बोलते हैं दोस्तों आइडेंटिकल मैट्रिक्स। एंड उसके बाद में नल मैट्रिक्स जहाँ पर सभी एलिमेंट जीरो हों, रो मैट्रिक्स जहाँ पर एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पर एक कॉलम हो। और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स वहाँ पर होती है दोस्तों जहाँ पर डायगोनल से ऊपर वाले सभी एलिमेंट नॉन जीरो होते हों और नीचे वाले जीरो होते हों। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पर डायगोनल से नीचे वाले नॉन जीरो होते हों और ऊपर वाले जीरो होते हों, तो उसका उल्टा हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों सब मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें से हम कितनी और मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो इसकी एक टुकड़ा अगर हम निकालें तो 4 निकाल सकते हैं, 2 1 1 3 1 3 भी एक सब मैट्रिक्स होगी, 2 4 भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी, या 1 2 भी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसके अलग अलग कितने सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स का मीनिंग होगा कि ये मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, सेम है। यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर भी -4 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 6 है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट रूल आते हैं हमारे। एक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो 1 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 9 के साथ, इस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं दोस्तों उसको हमें समझना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अंदर दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई हम पहले रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे की कॉलम से, कि पहली मैट्रिक्स की रो होगी और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम होगी। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में पहले हमने ये वाला कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम 1 और 2 को 6 और 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को 3 को 5 से करेंगे और 4 को 7 से,
तो यही वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद फिर 3 को 6 से करेंगे और 4 को 8 से करेंगे, तो इट मीन्स पहले इसको यहाँ से करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे पहले की रो और दूसरे की कॉलम से, लेकिन तभी हम कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है दोस्तों वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहली मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम और 2 कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं। इट मीन्स पहले की कॉलम और दूसरे की रो एक दूसरे के बराबर हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू होता है, तभी उसको फॉलो किया जा सकता है। अदरवाइज मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और दूसरी और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि a इंटू बी ये वैल्यू आ गई, लेकिन अगर हम b मैट्रिक्स को पहले लिखें और फिर a को लिखें फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो a इंटू बी के इक्वल नहीं आएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब बात आती है दोस्तों मैट्रिक्स के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि कम्युलेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो मैट्रिक्स है का जो एडिशन रूल है दोस्तों वो तीनों ही कंसेप्ट को, तीनों जो लॉ हैं उसको फॉलो करता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि a प्लस बी, बी प्लस ए बराबर होते हैं। इस प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो भी दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। और किसी कांस्टेंट नंबर से हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं या अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम ही रूल आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोस्तों एसोसिएटिव रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव तो लागू होते हैं, लेकिन जो कम्युलेटिव लॉ है कि a इंटू बी ए और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, रिजल्ट हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ रूल हैं। उसके बाद दोस्तों एक हमारा दूसरा और रूल आता है, दैट दिस इज कॉल्ड आइडोपोंट लॉ। इट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्क्वेयर करते हैं तो वो सेम वही मैट्रिक्स बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं दोस्तों आइडोपोंट मैट्रिक्स। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है जहाँ पर 1/2 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैं स्क्वेयर करता हूँ। स्क्वेयर करने का मतलब मैं दोनों को पहली बार लिखूंगा फिर दूसरी बार लिखूंगा, अगर मुझे क्यूब करना हुआ तो मैं तीसरी बार भी लिख दूंगा, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ दोस्तों कि अगर मैं इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले इसको मैं इससे करूँगा, फिर वैल्यू यहाँ पर आएगी, उसके बाद इसको मैं यहाँ से करूँगा, फिर वो वैल्यू ये ऐसी इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, आप खुद भी करके देखना, तो सेम वही मैट्रिक्स बनती है। तो दिस इज कॉल्ड आइडोपोंट मैट्रिक्स। ओके, इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों नीलपोंट मैट्रिक्स होती है, जहाँ पर एक मैट्रिक्स की पावर n करें तो सभी एलिमेंट 0 बन जाए। जैसे कि इस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं स्क्वेयर करूंगा, इट मीन्स दोबारा से 0 1 0 1 और इसको फिर मैं इससे इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो 0 0 आ जाएगी। ओके, दिस इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद दोस्तों एक मैट्रिक्स के कुछ पोजीशन होती हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए इसको नाम दे दिया A11। उसके बाद ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसलिए इसको नाम दे दिया A12। तो आप देखोगे दोस्तों 1 1 तो हमारा इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर को हम देते हैं पॉजिटिव साइन और ओड नंबर को देते हैं अपन नेगेटिव साइन। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर जैसे 1 1 की पोजीशन है तो 1 और 1 इवन नंबर तो ये पॉजिटिव, 1 और 2 ओड नंबर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे 3 और 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो 5 तो इवन नंबर है, ओड नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद दोस्तों एक मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कैसे लें, तो ट्रांसपोज का मीनिंग होता है जहाँ पर हम रो एंड कॉलम को एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7 है, तो मैंने 1 5 को ये रो को कॉलम में बना दिया, इस रो को कॉलम में बना दिया, तो रो को कॉलम में बदलने को आप बोलते हैं ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के कुछ रूल होते हैं कि ए का ट्रांसपोज लूँगा तो वो ए ही बन जाएगा। जैसे कि इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो 1 6 है तो 1 6 5 और 7, तो वापस से यही मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसके बाद a प्लस बी की दो मैट्रिक्स को मैं जोड़ता हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज वो सेम ही वैल्यू मुझे देगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोस्तों ये b मैट्रिक्स है, ये एक b मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँ, a प्लस बी को जोड़ता हूँ, a प्लस बी को मैंने जोड़ा तो क्या आएगी वैल्यू, 1 और 1 2, 5 और 1 5 और 6
11, 6 और 5 11 और 7 और 7 दूनी 14। उसके बाद दोस्तों अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज लूँगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ट्रांसपोज लूँगा तो वैल्यू आएगी 2, 11, 11 और 14। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई दोस्तों, इसका ट्रांसपोज आ गया है, ये वाली वैल्यू जो होगी। अगर मैं इन दोनों का पहले इसका ट्रांसपोज लूँ, फिर इसका ट्रांसपोज लूँ, फिर इन दोनों को जोड़ूँ, तो सेम यही वैल्यू आएगी। ये बात ये कहना चाहते हैं। ओके, और उसके बाद दोस्तों अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर इनका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इस सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो वो वैल्यू आएगी दोस्तों बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए के ट्रांसपोज से, तो वो वैल्यू इसके बराबर होगी। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और अगर आपके पेपर में यहाँ पर ऐसे आ जाए दोस्तों कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो वो वाली बात गलत हो जाएगी। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं पहले बी का और फिर ए का मल्टीप्लाई कराता हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो किसके बराबर होगा, तो दोस्तों ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ ये बेसिकली दोस्तों ये चेंज हो जाते हैं। ओके, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, उसके बाद में एक मैट्रिक्स होती है दोस्तों हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है। उसका साथ साथ जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम उस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए। लेकिन वो तब बन सकती है जब उसके डायगोनल एलिमेंट से ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट है दोस्तों सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर -5, 4 और 7 है, यहाँ पर भी -5, 4 और 7 है, तो इसका मैं ट्रांसपोज मैंने लिया तो सेम वही मैट्रिक्स बन गई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक आती है दोस्तों हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लूँ तो उसका साइन बदल जाए और यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और उसके बाद में अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों डिटर्मिनेट्स। तो डिटर्मिनेट्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल आपको मेन बात बताऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेट्स का जो सबसे पहला रूल होता है दोस्तों कि अगर मैं रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, कि रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, जैसे कि मैंने ये ए मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मीनिंग ही होता है रो को कॉलम में बदलना। तो यहाँ पर मैंने जब दोस्तों इसका डिटर्मिनेट निकाला तो इसका डिटर्मिनेट आया -2 और इसका डिटर्मिनेट निकाला तो -2 ही आया। इट मीन्स रो एंड कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पर डिटर्मिनेट्स चेंज नहीं होते, डिटर्मिनेट्स अनचेंज रहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं रो को रो के साथ चेंज कर दूं, कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर दूं, इंटरचेंज करता हूं, तो वहां पर डिटर्मिनेट का साइन बदल जाएगा। इट मीन्स अगर दोस्तों यहां पर आप देखोगे ये रो है, इस रो को मैं रो के साथ बदल दूं, इट मीन्स मैं ऐसा लिख दूं 3, 4, 1 और 2। उसके बाद अगर मैं